इन पर एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा करेंगे और उसी के लिए चलिए हमारे एक्सपर्ट्स को अब हमारे साथ जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं क्वांटम सिक्योरिटीज के डायरेक्टर नीरज दीवान। नीरज, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। जिस तरह से बाजार में हम तेजी देख रहे हैं और ये तेजी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, आज हर तरफ शानदार बढ़त के साथ ट्रेडिंग है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, नई सीरीज का पहला दिन है, आप कैसे रीड करते हैं बाजार को? गुड आफ्टरनून। बेसिकली कल जितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, तो जैसे बाकी ग्लोबल मार्केट थोड़ी स्टेबलाइज हुई है, तो हमारी मार्केट में इतना तो मूवमेंट बनता ही था जिस तरह की आज मूवमेंट देखने को मिली है। आई थिंक अभी जो मार्केट प्राइसिंग कर रही है वो ये प्राइसिंग कर रही है कि ये जो रशिया यूक्रेन का मामला है ये एक दो तीन दिन में सेटल हो जाएगा, जो भी वहां पर होना है। और एक और बड़ी बात है कि जो यूएन जो यूएस ने सैंक्शन भी लगाई हैं, वो ऑयल एंड गैस को उसमें इंक्लूड नहीं किया है। ये दो तीन फैक्टर हैं, और प्लस एक और फैक्टर ये भी जो लोग बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट की हाइक जो रिज्यूम कर रहे थे कि ½ % एकदम करेगी फेड, वो ½% ना होके शायद 0.25% हो, और इतने एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट हाइक इस साल वो ना करें जिस तरह की अभी रशिया का जो मामला हो गया है। तो आई थिंक ये चीजें प्राइसिंग कर रही है मार्केट इस वक्त, और अगर ये चीजें इसी तरह चलती हैं और आई थिंक ये जो गेन्स आज देखने को मिलते हैं इसमें और भी मार्केट बिल्टअप कर सकती है इसको। All right, नीरज, very good afternoon. Pleasure to have you on the show. प्रियंका यार, बाजार में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मैक्रो फ्रंट का जो क्लियर इम्पैक्ट कल भी दिखा और आज एक पुल बैक के तौर पर दिखना चाहिए। हालांकि सिचुएशन तो अब भी टेंस्ड है, तो ऐसे में लंबी अवधि के निवेशक जो है वो जाहिर तौर पर मौके ढूंढेंगे कि कब खरीदारी करनी चाहिए। आपको लगता है राइट समय है खरीदारी करने का, या फिर अभी और रुकना चाहिए? मुझे लगता है कि जो वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, जिस तरह की करेक्शन आई है, और आप देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में बहुत ज्यादा करेक्शन आ गई है। ये करेक्शन खाली कल की नहीं है, आप देखें तो लास्ट 1-2 महीने से मार्केट करेक्ट कर रही थी। तो फेड की इंटरेस्ट रेट की स्पेकुलेशन के चलते हुए ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, यूक्रेन रशिया का भी दिमाग में था लोगों को। तो इन रीजन के करके मार्केट वैसे ही 2-3 महीने से काफी प्रेशर में थी, और जो कल एक कल्मिनेशन हुआ कि एकदम जोर से मार्केट गिरी, और एक जो लेवल जो मार्केट ने रोका हुआ था 16,800 का, वो भी बड़े आसानी से टूट गया। तो ऐसे टूटने के बाद मार्केट एकदम बहुत तेजी से नहीं चलेगी, कि मेरा मानना है। मार्केट थोड़ा सा चलेगी, फिर न्यूज फ्लो के हिसाब से कंसोलिडेट करेगी। और अगर कुछ जो अभी हम मार्केट में, मैंने जैसे पहले बोला, प्राइसिंग कर रहा है, अगर उसमें से कोई चीज नेगेटिव होती है, ये यूक्रेन रशिया का थोड़ा और खराब होता है, अगर कुछ और कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो मार्केट एक और झटका भी दे सकती है। अगर वो नहीं होता है तो मार्केट यहाँ से स्टेडीली अप मूव भी दिखा सकती है। बट ऑल सेड एंड डन, जिस तरह की करेक्शन आपने कई स्टॉक्स में देख ली है, आई थिंक अगर आपने अपनी रिसर्च की है, आप स्टॉक को फॉलो कर रहे हैं और आपको लग रहा है वो 20-25% गिर गए हैं ऊपर से, तो आई थिंक अभी भी अच्छा मौका है आज के पुल बैक के बाद भी कि आप आइडेंटिफाई करके उसमें स्टैगर्ड तरीके से बाइंग शुरू कर दें। तो मुझे लगता है कि अभी इन लेवल पे भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। नीरज, गुड आफ्टरनून, पूजा हियर। जियोपॉलिटिकल टेंशन तो बाजार में बना ही हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एफआईआईस का भी लगातार एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। हालांकि सामने डीआईएस भी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कैश मार्केट में केवल फरवरी में ही हमने देखा कि करीब 37,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली एफआईआईस की तरफ से देखी जा चुकी है। इसको आप कितना कंसर्निंग मान रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए? आई थिंक इसका भी काफी बड़ा हाथ है। लार्ज कैप स्टॉक्स आप देखें, कई बहुत अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स प्रेशर में आ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस, जो कंटिन्यूसली प्रेशर में है। जब भी सेलिंग होती है और करेक्शन आ जाती है, आई थिंक एफआईआई की सेलिंग का के बाद आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये एग्रेशन थोड़ा उनका सेलिंग का कम हो सकता है। और अभी जैसे बिकॉज ऑफ द रशिया सिचुएशन, अगर उससे जो लोगों का व्यू बन रहा है वो इसी तरफ बन रहा है कि अब इंटरेस्ट रेट हाइक इतनी ज्यादा अग्रेसिवली नहीं होगी, तो वो ही एक फैक्टर है जिसकी वजह से आई थिंक उनकी बिकवाली में जो इतनी इंटेंसिटी है वो कम हो सकती है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि हमारी मार्केट ये करेक्शन की वजह से थोड़ी अट्रैक्टिव हो रही है, और जिस तरह की जीडीपी ग्रोथ की प्रोजेक्शन आ रही है इंडियन मार्केट्स, इंडिया के लिए, आई थिंक वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है।
तो उनको सबको देखते हुए मुझे लगता है कि ये बिकवाली अब कहीं मेजर बिकवाली थी वो हो गई है, कहीं ये अब टुवर्ड्स द फैग एंड ही है। मुझे लगता नहीं कि बहुत कंटिन्यू करेगी इतनी एग्रेसिव सेलिंग जो अभी तक हो रही है। श्योर थिंग नीरज, ऑफ कोर्स बाजार हर गिरावट में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है और इस कोशिश में कामयाबी भी हासिल होती हुई दिख रही है। सबसे बड़ा उदाहरण आज की ये जो तेजी है वही है। ऐसे में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, एक बार अनलॉक थीम को भी फिर से टच करना चाहेंगे, क्योंकि ताज़ा खबर आई है दिल्ली में कोरोना से जुड़े सारे प्रतिबंध जो हैं उन्हें हटाया गया है। सोमवार से नाइट कर्फ्यू भी नहीं लगने वाला है। अब अनलॉक थीम जिस तरह से हम देख रहे थे पॉजिटिव यहाँ पर आउटलुक था, होटल, स्पेस, ट्रैवल, टूरिज्म, कुछ हद तक जिस तरह से यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला है। ऑफ कोर्स बीच में ये एक ट्रिगर आ गया रशिया यूक्रेन का, जिसके चलते हर तरफ कमजोरी देखी, लेकिन फिर से ये अनलॉक थीम पर आपकी राय क्या होगी, मल्टीप्लेक्सेस, मॉल्स एक्सेट्रा पर? मेरा इस पे काफी पॉजिटिव व्यू है, बिकॉज खाली इंडिया में नहीं, ग्लोबली ये चीज हो रही है। लाइक यूके ने भी सारे प्रतिबंध हटा दिए कोरोना के जो उन्होंने करे थे। अब यहाँ इंडिया में भी धीरे धीरे प्रतिबंध हट रहे हैं और जिस तरह का आई थिंक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, आप वीकेंड में मार्केट्स में भी जाए, जिस तरह का रश आपको शॉप्स पे देखने को मिल रहा है, जिस तरह का रश रोड्स पे हो रहा है, दोबारा ट्रैवलिंग भी दोबारा शुरू हो रही है। एवरीवन वांट्स टू ट्रैवल नाउ। कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि फिजिकली मीटिंग्स may have a edge over the online meeting. तो आई थिंक ये जो पिकअप है, ये आई थिंक जितना लोग सोचते हैं उससे भी ज्यादा फास्ट हो सकता है। तो उसको चलते हुए जैसे आपने मेंशन किया, होटल्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म, whether it's your retail trading, retail फैशन, इन सब जगह पर मल्टीप्लेक्सेस, इन सब जगह पर मुझे लगता है अभी पोटेंशियल है। जिस तरह की ओपनिंग अप होगी और जिस पैमाने में वो हो सकती है, उससे इनमें आई थिंक आगे चलते हुए अच्छी बढ़त मिल सकती है। नीरज, आपको क्या लगता है कि क्या अब इंडियन मार्केट्स क्या एक फेयर वैल्यूएशन के जोन में आ चुकी हैं? क्योंकि हम देखें तो अगर फॉरवर्ड पी देखें तो वो 18 है, आप कंबाइंड मार्केट कैप देखें तो 240 करोड़, जो यानी 100% ऑफ जीडीपी भी है। हम क्या एक फेयर वैल्यूएशन के जोन में आ चुके हैं? जैसे आपने फॉरवर्ड पी की बात की, आई थिंक कल के जो लेवल आ गए थे नीचे के, आई थिंक हम तकरीबन 17 टाइम्स फॉरवर्ड पी पे हो गए थे कल की करेक्शन के बाद। तो आई थिंक वो एक फेयर वैल्यू है। हमने देखा कि 16-17 टाइम्स पे मार्केट नॉर्मली लोगों को अट्रैक्टिव लगनी शुरू हो जाती है। जो एफआईएस का कंसर्न भी था, एक तो ऑफ कोर्स वहाँ पे लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट के चक्कर में उनको सेलिंग करनी थी, उसके अलावा एक ये भी उनका व्यू था कि इंडियन मार्केट एक्सपेंसिव है। तो आई थिंक वो कहीं चलते हुए बैलेंस हो रहा है। अब जिस तरह की फॉर पी पे हम आ गए हैं, जिस तरह करेक्शन हो गई है, मुझे लगता है कि इवन वहां पे अब थोड़ी बाइंग बनती है, इवन इफ यू कीप दैट इन माइंड। कमिंग बैक टू यूएस, रूस यूक्रेन के बीच में जो संकट चल रहा है जी, उस पर भी आपकी राय लेना चाहेंगे। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि रूस पे सैंक्शंस बढ़ाते जा रहे हैं। आर्थिक जो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली जो उनको इम्पैक्ट करता है, उस तरह के सैंक्शन यूएस लगा रहा है रूस पर लगातार। अगर इस तरह के सैंक्शंस और बढ़ते हैं तो आपको क्या लग रहा है, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले समय में ओवरऑल, अगर ग्लोबली इस पर बात करें तो, और भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा? आई थिंक इसमें एक जो मेन फैक्टर अभी तक जो है कि उन्होंने ऑयल एंड गैस ट्रेडिंग को सैंक्शन में इंक्लूड नहीं किया है। आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो इंक्लूड होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा और इमर्जिंग मार्केट्स में भी पड़ेगा। तो अगर वो इंक्लूड नहीं होता है तो आई थिंक सैंक्शन का इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे लिमिटेड आएगा। तो कई सेक्टर्स में इसके वजह से मूवमेंट हो सकती है, वैसे मेटल्स, वेदर इट्स सम ऑफ दीज ऑयल एंड फूड स्टफ दैट गेट्स इम्पोर्टेंट फ्रॉम रशिया, इनमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, पर उनका कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं है। मेजर इम्पैक्ट ऑयल एंड गैस का ही आएगा। अगर वो कहीं सैंक्शन में इंक्लूड होता है तो वो हमको दिक्कत दे सकता है। जब तक वो नहीं इंक्लूड होता, आई थिंक एक लिमिटेड इम्पैक्ट ही रहेगा एज फार एज आवर मार्केट, आवर इंडिया मार्केट।
नीरज, लेकिन जहां हम पॉजिटिविटी की भी बात कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स में निवेश का नजरिया बनाना है उनकी भी बात कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से कमोडिटीज में हमने एक एलिवेटेड एक्शन देखा है, कच्चे तेल, क्रूड में, एनर्जी पैक, नेचुरल गैस, हर तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ सेक्टर्स जैसे कि शिपिंग सेक्टर, उनके एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखेंगे, सीमेंट स्पेस क्योंकि यहाँ पर भी कंजम्पशन है। तो क्या लगता है कोई ऐसे सेक्टर्स आपके हिसाब से जिनसे फिलहाल दूर रहने की आप एडवाइस देंगे? बेसिकली जो सेक्टर मुझे लगता है कि अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए या न्यूट्रल किसका पे रहना चाहिए, उसमें आप मेंशन किया आपने, पर्टिकुलरली मेटल्स एंड सीमेंट स्पेस है। मेटल्स में काफी वॉलेटिलिटी है, करेक्शन भी हुई है, स्पेसिफिकली फेरस मेटल्स में। नॉन फेरस में मेरा पॉजिटिव व्यू है, बट फेरस में मुझे लगता है कि अभी काफी ज्यादा उसमें मूवमेंट भी आई है, प्राइस भी ऊपर गए हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा डिमांड का भी फर्क पड़ सकता है। और सिमिलरली सीमेंट में एक फ्यूल एनर्जी का बहुत मेजर इम्पैक्ट है, उसकी वजह से हमने देखा इस बारी के नतीजों में भी असर था। वेदर गुजरात अबुजा सीमेंट और नतीजे देख ले, वहां पे एक मार्जिन प्रेशर था इसकी वजह से। और इसके अलावा एक कंज्यूमर सेक्टर है, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर है, जिसमें भी काफी फर्क पड़ा है इन्फ्लेशन का। और बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन यूक्रेन रशिया, आई थिंक इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो उनमें एक फर्क जो पड़ा है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो ये सेक्टर एफएमसीजी और मैं एक तरह से यहाँ पे भी अवॉइड ही करूंगा। आई थिंक दैट सेक्टर स्टिल कैन सी सम मार्जिन प्रेशर। ऑलराइट नीरज, ऐसे में मैक्रो फ्रंट आपको अब किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या बाजार पूरी तरह से, ये तो रशिया यूक्रेन का एक कंसर्न तो था, इस पर बाजार ने अच्छा खासा शार्प रिएक्शन दिया है पीछे के दिनों में और लगातार अब भी बाजार फैक्टर इन कर रहे हैं इस पूरे इवेंट को। क्या बाजार पूरी तरह से फेड के रेट हाइक्स को फैक्टर इन कर चुका है? आपको क्या लगता है कितनी बार रेट हाइक्स होंगे जिसे बाजार ने फैक्टर इन कर लिया होगा? आई थिंक अभी तक जो बाजार मान रहा था कि 6 बारी इस साल रेट हाइक हो सकते हैं और पहली बारी में 0.5 वो कर सकते हैं, आई थिंक वो कहीं अब मानना हो रहा है कि वो 0.25 होंगे और 4 से 5 टाइम होंगे। ये अब बाजार थोड़ा फैक्टर इन कर रहा है। और यूक्रेन रशिया का मामले में भी अभी तो यही फैक्टर इन कर रहे हैं कि और कंट्रीज इसमें फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होंगी। सैंक्शन है तो उसके अलावा फिजिकली लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होंगी। और तीसरी चीज, हमारे यहाँ पे भी डोमेस्टिक इलेक्शन अभी हो रहे हैं, आई थिंक उसके रिजल्ट भी जो है वो भी बाजार कहीं ना कहीं अभी फैक्टर पूरी तरह से नहीं हुआ है। अगर उसका रिजल्ट क्या होता है, अगर उसका रिजल्ट जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट हो जाता है तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में हो सकता है। तो वो भी कहीं ना कहीं मार्केट में लोगों को डर है उसका। तो आई थिंक अभी से लेके मिड मार्च तक मार्केट में ये इवेंट्स कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लाते रहेंगे, वॉलेटिलिटी रहेगी, एक क्लियर कट आपको ट्रेंड नहीं मिलेगा। क्लियर कट ट्रेंड आई थिंक एक बार ये इवेंट्स धीरे धीरे अनफोल्ड हो जाएंगे तभी मार्केट एक बेस बना के क्लियर ट्रेंड वहां से दे पाएगी। तो आई थिंक अभी से लेके मिड मार्च तक ये 2-3 चीजें हैं जो नेक्स्ट 15-20 दिन मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। तो काफी सारे इवेंट्स हैं आने वाले समय में जिस पर कि बाजार की नजर रहेगी और उस पर मार्केट रिएक्ट भी कर सकता है। नीरज, काफी सारे सेक्टर्स पर हमने बात की और आपने बताया भी कि कौन कौन से सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसे में आने वाले समय में कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जिनसे कि आप फिलहाल अभी दूर रहने की राय देंगे? क्योंकि इस बीच काफी सेक्टर्स ऐसे थे, काफी स्टॉक्स ऐसे थे जो कि काफी ज्यादा गिर चुके हैं। तो फंडामेंटल लिहाज से फिलहाल ऐसे कौन कौन से पॉकेट्स हैं जो कि इस वक्त आपको नहीं पसंद आ रहे हैं, दूर रहने की राय देंगे निवेशकों को? अभी जैसे मैंने मेंशन किया, फेरस मेटल, सीमेंट, एफएमसीजी, जिससे मैं अभी थोड़ा दूर रहूंगा। और पॉजिटिव सेक्टर्स में कैपिटल गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ओपनिंग अप थीम जो है, आई थिंक ये सेक्टर है। रियल एस्टेट, बीएफएसआई, हाउसिंग फाइनेंस, ये सेक्टर हैं जो थोड़े मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए।
बिल्कुल नीरज जी, आपसे जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बाजार पर आपके एनालिसिस हम समझ रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें जब आप बता रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो एक्सचेंजेस भी बाजार को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। वन सच इज आज से T+1 सेटलमेंट को रोल आउट किया जा रहा है। चाइना के बाद T+1 सेटलमेंट जो है फिर से एक और कंट्री जो कि रोल आउट करता हुआ दिख रहा है भारत है। एक्सचेंजेस जिस तरह से स्टॉक मार्केट के लिए कामकाज कर रहे हैं, करंट लेवल्स पर जो एडवांसमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, इस पर अगर आप कुछ कहना चाहेंगे। आई थिंक बहुत अच्छे स्टेप्स एक्सचेंजेस और सेबी ले रहे हैं, जिससे आई थिंक एक छोटे इन्वेस्टर के लिए और जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छा रहेगा, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी पैसे की सिक्योरिटी के लिए। तो आई थिंक ये अच्छी। बिल्कुल, तो नीरज के पास फिर से एक बार लौटेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर क्वांटम सिक्योरिटीज के डायरेक्टर नीरज दीवान हमें बता रहे थे कि कौन से स्पेसेस से उन्हें पसंद आते हैं, जहां बाइंग कर सकते हैं, किस तरह का मैक्रो एनवायरनमेंट पैन आउट हो सकता है, और बाजार के लिए अभी भी हेडविंड्स कम नहीं हुए मैक्रो फ्रंट पे भी। तो इन सब चीज़ों को, और माइक्रो फ्रंट पे भी जिस तरह से यूपी इलेक्शंस हैं, इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बाजार में आपको बाइंग अच्छे स्टॉक्स में जरूर करनी चाहिए, लेकिन विद अ वेरी स्टैगर्ड अप्रोच।